नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक इमारत की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस सफर में हमारा मार्गदर्शक कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा और खामोश गवाह होगा, यानी खुद वक्त। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत हम एक बेहद गहरे विचार के साथ कर रहे हैं। कहा जाता है कि वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रूर कहानीकार है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी वक्त ने अपनी आंखों से न जाने कितने साम्राज्यों को इस जन्नत को बनाते और संवारते हुए देखा है, और फिर उसी वक्त ने इसे राख में मिलते हुए भी देखा है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूं, जिसे आज हम लाल किला कहते हैं ना, वो असल में एक आधुनिक नाम है जो अंग्रेजों ने इसकी लाल दीवारों को देखकर रख दिया था। असल में बात 1648 की है, जब बादशाह शाहजहां आगरा की झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान होकर अपनी राजधानी दिल्ली ले आए, तो उन्होंने अपनी इस शानदार रचना का असली नाम किला-ए मुबारक रखा था, जिसका सीधा सा मतलब होता है एक भाग्यशाली या पवित्र किला। तो आइए अब सीधे इस किला-ए मुबारक के बाहरी दरवाजों और उन मजबूत दीवारों की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने सदियों तक कई राज छुपाए रखे। इस भव्य किले का नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये वही शानदार वास्तुकार हैं जिन्होंने ताजमहल का भी खाका खींचा था। लेकिन इस किले की दीवारों के साथ उस दौर का एक बहुत बड़ा पारिवारिक ड्रामा भी जुड़ा है। हुआ यूं कि जब बादशाह औरंगजेब ने किले के मुख्य द्वार, जिसे लाहौरी गेट कहते हैं, के ठीक सामने सुरक्षा के नाम पर एक अतिरिक्त घुमावदार दीवार खड़ी कर दी, तो आगरा में अपने ही बेटे की कैद में दिन काट रहे शाहजहां बहुत दुखी हुए। उन्होंने खत में लिखा, बेटे, तुमने ये दीवार खड़ी करके किले को सुरक्षित नहीं किया है, बल्कि तुमने इस किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। और बस तभी से इतिहास में इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाने लगा। उस घूंघट को पार करते ही हम सीधे मुगलों की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में कदम रखते हैं। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, सबसे पहले आएगा 350 ईयर्स पुराना छत्ता बाजार, जिसे मीना बाजार भी कहते हैं। वहां से आगे बढ़ें तो आता है नौबत खाना, जो कभी अपनी संगीत की धुनों के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद के दौर में कई खूनी साजिशों का गवाह भी बना। और फिर हम सीधे पहुंचते हैं दीवाने आम में। ये वो दरबार था जहां कोई फकीर या आम इंसान भी बिना किसी रोक टोक के अपने बादशाह के सामने अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। दीवाने आम में बादशाह जहां बैठते थे, उस संगमरमर के ऊंचे सिंहासन के ठीक पीछे वाली दीवार कमाल की है। वहां परचिनकारी नाम की एक अद्भुत कला देखने को मिलती है। इसमें काले संगमरमर पर रंग बिरंगे और कीमती पत्थरों को इतनी बारीकी से तराश कर जड़ा गया है कि पक्षियों, फूलों और यहां तक कि यूनानी देवताओं की आकृतियां एकदम सजीव लगती हैं। मुगलों की कला के प्रति ये दीवानगी ऐसी थी कि लगता है मानो ये पत्थर आज भी बोल पड़ेंगे। अब इस आम आवाम की दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं किले के उस हिस्से में जो सिर्फ और सिर्फ कुछ बेहद खास लोगों के लिए बना था। दीवाने आम से निकलकर हम दीवाने खास में प्रवेश करते हैं। सफेद चमकते संगमरमर से बना ये महल मुगल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि केवल सबसे खास मंत्री और विदेशी मेहमान ही यहाँ आ सकते थे। सच कहूं तो इसकी भव्यता की कल्पना भी आज मुश्किल है। एक समय में इस महल की छत ठोस चांदी की हुआ करती थी और दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था। इसी वैभव को देखकर महान सूफी संत अमीर खुसरो की वो मशहूर पंक्तियां यहाँ उकेरी गईं। अगर फिरदौस बर रुए जमी आस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी आस्त। मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है। लेकिन सोचकर देखिए, क्या कोई स्वर्ग हमेशा महफूज रह सकता है? साल 1739 में एक बेहद खौफनाक मंजर आया। ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर ऐसा कहर बरपाया कि कहते हैं यमुना का पानी लाल हो गया था। और इसी दीवाने खास से वो दुनिया का सबसे महंगा खजाना, मशहूर मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा लूट कर ईरान ले गया। वो वाकई एक बहुत बुरा दौर था। खैर, उन दर्दनाक यादों से निकलकर जब हम महलों के बिल्कुल अंदरूनी और निजी हिस्से में पहुंचते हैं, तो एक अलग ही रोमानी दुनिया हमारा इंतजार कर रही होती है। ये हिस्सा वाकई धरती का स्वर्ग बनाने की नीयत से ही तराशा गया था। मुगलों का इंजीनियरिंग दिमाग देखिए। उन्होंने नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर नाम से एक कमाल का इंडोर कूलिंग सिस्टम बनाया था। यमुना का पानी महलों के फर्श के बीच से और रंग महल के कमल के आकार के फव्वारों से होकर गुजरता था।
रंगमहल की छतों पर शीशे कुछ इस तरह जड़े गए थे कि रात में मोमबत्तियों की रोशनी में पूरा महल तारों भरे आसमान की तरह झलमिला उठता था। और इसके ठीक पास ही था खास महल, जो बादशाह का अपना निजी शयन कक्ष और इबादत की जगह हुआ करता था। अब हम कदम रखते हैं हयात बख्श बाग, यानी जिंदगी देने वाले बाग में। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इस बगीचे में सफ़ेद संगमरमर की दो बिल्कुल एक जैसी इमारतें हैं, जिनके नाम हैं सावन और भादो। अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सा सांस्कृतिक सवाल खड़ा होता है। मुगलों के दौर में जब हर इमारत का नाम फारसी में रखा जाता था, तो इन खास मंडपों का नाम शुद्ध हिंदी या कहें हिंदुस्तानी महीनों पर क्यों रखा गया? इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। असल में मुगलों को भारत की बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। सावन और भादों, जैसा कि हम जानते हैं, मॉनसून के महीने हैं। इसलिए उन्होंने इन मंडपों में पानी का एक ऐसा जादुई सिस्टम बनाया था कि जब पानी छत से गिरता तो ऐसा लगता मानो सावन भादों की मूसलाधार बारिश हो रही हो। मतलब सूखे दिनों में भी वे यहाँ बैठे बैठे कृत्रिम बारिश का लुत्फ उठाते थे। है ना कमाल की बात? लेकिन वक्त का पहिया फिर घूमा, और इस बार इस काव्यात्मक वास्तुकला के पीछे तबाही का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 के विद्रोह के बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ मुगलों का जादुई महताब बाग था, जो चांदनी रात का एक बेहद खूबसूरत बगीचा हुआ करता था, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिन्होंने कब्जे के बाद गुस्से और नफरत में आकर उस बगीचे को बेरहमी से उजाड़ दिया। उसकी जगह उन्होंने अपनी फौज के लिए भद्दी, नीरज और लाल ईंटों वाली बैरकें खड़ी कर दी। ये वाकई सुंदरता पर क्रूरता की जीत जैसा था। यह आंकड़ा सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। अंग्रेजी फौजों ने एक सोची समझी साजिश के तहत लाल किले के लगभग 80% शाही महलों और बगीचों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। सोचिए, जिस रंग महल में कभी मुगल शहजादियां रहा करती थीं, उसे सेना की धुएं से काली रसोई में बदल दिया गया। संगमरमर से सब कुछ खुरच के निकाल लिया गया। और इतिहास की सबसे गहरी विडंबना तो तब सामने आई जब मुगलों के 82 साल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा किया गया। अंग्रेजों ने उन पर 1857 की क्रांति का सरगना होने का मुकदमा चलाया, और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या थी? ये मुकदमा उसी दीवाने खास में चला जहां कभी उनके पूर्वज बैठते थे, और उनका एक इशारा पूरी दुनिया के लिए कानून हुआ करता था। सजा के तौर पर उन्हें हमेशा के लिए रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून की एक सीलन भरी विदेशी कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करते हुए शायर जफर ने एक दिल चीर देने वाली गजल लिखी। उनके वो आखिरी शब्द थे, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। अपनी प्यारी दिल्ली, अपने वतन और अपने पूर्वजों के साम्राज्य को हमेशा के लिए खो देने का ये वो दर्दनाक विलाप है जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़ कर देखें तो किला मुबारक की कहानी का एक साफ अक्स उभर कर आता है। 1638 की नींव से लेकर 1648 में वास्तुकला के एक शानदार सपने के सच होने तक, फिर नादिर शाह की हिंसक लूट, अंग्रेजों के औपनिवेशिक कब्जे का वो अंधकारमय दौर, और फिर अंततः 1947 में एक आज़ाद भारत का वो गर्व का प्रतीक बनने तक, जहां हर 15 अगस्त को हमारा तिरंगा फहराया जाता है, और जिसे 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का सम्मान भी दिया। अब हम अपनी आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। हम वापस उसी वक्त की बात पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर वक्त ही वो असली और सबसे बड़ा शहंशाह है जिसके सामने हर पत्थर, हर साम्राज्य और हर ताकत एक ना एक दिन घुटने टेक देती है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये खामोश और मजबूत लाल दीवारें भविष्य में और कौन सी नई कहानियां देखने वाली हैं। वक्त इनके लिए अगला कौन सा पन्ना लिख रहा है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।